ACL रिहैबिलिटेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ACL है क्या। तो ACL बेसिकली एक लिगामेंट है जो हमारी नी पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है कि ये स्टेबलाइज करके रखता है हमारी नी को और टिबिया को, ठीक है, इधर उधर मूव नहीं होने देता फालतू में हमारे टिबिया वगैरह को, ठीक है। लेकिन अगर ACL का टियर वगैरह हो जाए, ठीक है, लिगामेंट का टियर वगैरह हो जाए तो हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, तो वही हम देखेंगे इसमें। तो ACL की रिहैबिलिटेशन या फिर ट्रीटमेंट दो तरीके से होती है, एक है ऑपरेटिव मेथड और एक है नॉन ऑपरेटिव मेथड। तो सबसे पहले हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए हम कब ऑपरेटिव मेथड यूज करेंगे या फिर कब हम नॉन ऑपरेटिव मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो है नो जॉइंट स्वेलिंग। अगर कोई जॉइंट स्वेलिंग नहीं है जॉइंट पे तो हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा फुल रेंज ऑफ मोशन आ रही है अगर, तब भी हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा फुल नी एक्सटेंशन हो रही है ड्यूरिंग स्ट्रेट लेग राइज। इसके अलावा कोडरीसेप्स की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है या फिर थोड़ा बहुत ही फर्क है अनइंफेक्टेड साइड से, तब भी हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कोई लिगामेंट की इंजरी या फिर मेनिस्कस की इंजरी नहीं है, ठीक है, तब भी हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का ही यूज करते हैं। इसके अलावा हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट तब यूज करते हैं जब स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हुई है या फिर ऐसा कोई पेशेंट है जिसे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज करता है, ठीक है, और उसे दोबारा उसी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज में रिटर्न करना है, तो हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद आती है हमारी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो मेन है हमारी, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट जो है वो लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि है रिड्यूस करने के लिए पेन और स्वेलिंग। सबसे पहले हमें यही देखने को मिलेगा, जैसे इंजरी या फिर टीयर हुआ तो हमें सबसे ज्यादा पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी उस एरिया पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्रायोथेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगी इससे पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हमारे जॉइंट पे। इसके अलावा हम देखें कि ये काम कैसे करता है। क्रायोथेरेपी जो है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। बेसिकली जो कोल्ड चीज होती है वो कॉज करती है ब्लड वेसल्स को हमारे नैरो होने में, ठीक है, नैरो हो जाती है तो फ्लूइड लीकेज जो है टिश्यूज में वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वगैरह डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा नर्व इनहिबिशन कर देता है, मतलब कि पेन जो है वो अच्छे से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, जिसकी वजह से बेसिकली ये पेन को इनहिबिट कर देगा, तो पेन डिक्रीज हो जाएगी और मसल स्पाज्म को भी ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेल प्रोटेक्शन में बेसिकली कैसे करेगा कि जो सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होते हैं जब भी पेन वगैरह होती है या फिर स्वेलिंग होती है, तो वो सब्सटेंस जो है वो रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पेन और स्वेलिंग नहीं होगी। इसके अलावा हम स्वेलिंग के लिए कंप्रेशन, बैंडेजेस या फिर कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं जो कि हमारी स्वेलिंग में डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा एलिवेशन कर सकते हैं हम अबव द हार्ट लेवल, जिससे कि अगेन स्वेलिंग कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब आती है हमारे पास एक तरह की ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं हम परट्यूबेशन ट्रेनिंग। मुझे अच्छे से नहीं पता मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, परट्यूबेशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि एक बैलेंस टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली थेरेपिस्ट या फिर कोई पर्सन डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस अप्लाई करता है ऑन द इंजर्ड नी, जिसकी मदद से हमारी नी की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स जो है वो भी अच्छा इंप्रूव होता है। तो इस ट्रेनिंग का बेसिकली गोल क्या होता है कि स्टेबलाइज करना और अच्छे से मसल्स जो है वो रिएक्ट कर पाए टू एनी फोर्सेस, मतलब जो भी सडन फोर्सेस हैं उस पे अच्छे से एक्ट कर पाए। जैसे कि एक अनस्टेबल सरफेस पे अगर पेशेंट चलेगा तो वो अपनी मसल्स की मदद से अपने आप को स्टेबल कर पाएगा और नी को स्टेबल कर पाएगा। इसमें बेसिकली अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, अलग अलग तरह की अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप एक पेशेंट जो है फेस करता है ताकि इंप्रूव होए नी स्टेबिलिटी उसकी। और इसमें जो है पेशेंट अपने मसल्स को कंट्रोल करना सीखता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस और अलग अलग फोर्सेस की मदद से। इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं, अलग अलग तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं जिससे ये ट्रेनिंग अचीव होती है। जैसे कि रोलर बोर्ड ट्रांसलेशंस, ठीक है, एक बोर्ड होता है जैसे रोल होता है, ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे रोलर बोर्ड ट्रांसलेशंस तो आपको एक इमेज दिख जाएगी, वैसा होता है, ठीक है, वो उसकी मदद से हम ये ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा टिल्ट बोर्ड ट्रांसलेशंस होती हैं। इसके अलावा रोलर बोर्ड एंड स्टेशनरी प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मदद से भी हम ये ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये ACL के पेशेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर ACL का इंजरी होती है ACL की तो पेशेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो थेरेपिस्ट या फिर जो हमारी रिहैबिलिटेशन है वो फोकस करेगी ऑन रेंज ऑफ मोशन रिस्टोरेशन। जल्दी से जल्दी हम ROM अपने पेशेंट का रिस्टोर कर पाएंगे और लेग कंट्रोल को हम इम्प्रूव करते हैं पेशेंट में। और सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती है नी एक्सटेंशन। ACL रिहैबिलिटेशन में हम प्रायोरिटाइज करते हैं नी एक्सटेंशन को बिफोर नी फ्लेक्शन, ठीक है। और हम कभी भी नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज दोनों इकट्ठी नहीं करवाते, क्योंकि इनकी प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा अच्छे से पेशेंट, ठीक है, और ये इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। इसीलिए हम पहले एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करवाते हैं, उसके बाद ही फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज करवाते हैं। एक बार जब एक्सटेंशन अच्छे से पेशेंट कर पा रहा है फुल रेंज ऑफ मोशन तक, उसके बाद ही हम फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेज करवाएंगे। और जब भी हम फ्लेक्शन करवा रहे होंगे एक्सटेंशन के बाद, तो अगर हम देखें कि एक्सटेंशन दोबारा से कम हो रही है पेशेंट की, तो हम फ्लेक्शन को छोड़ के दोबारा से एक्सटेंशन अच्छे से करवानी शुरू कर देंगे पेशेंट को। इसके बाद एक्सटेंशन और रेंज ऑफ मोशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट को करवाते हैं, जैसे कि पैसिव टॉवल स्ट्रेच, पैसिव नी एक्सटेंशन डिवाइसेस होते हैं कुछ, वो यूज कर सकते हैं हम, और स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं हम। लेग कंट्रोल करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लेग रेज, अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नॉर्मल गेट में चलवाने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इसमें गेट भी इफेक्ट हो सकता है हमारे ACL के टीयर में, तो हम वो भी करवाते हैं। इसके बाद जब पेशेंट अच्छे से अपना हील को लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज। जब भी कंट्रोल आ जाएगा, एक्सटेंशन अच्छे से होने लग जाएगी, तो हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं पेशेंट की। और जैसे ही रेंज ऑफ मोशन अच्छे से अचीव हो जाती है पेशेंट की, तो हम सिंगल लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवानी शुरू कर देते हैं पेशेंट को, जैसे कि लेग प्रेस हो गया और डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होगी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन वगैरह होगी, तो वो सारी चीजें हम करवाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम बताना भूल गए पहले, वो है कि हम सबसे पहले जैसे ही पेशेंट की टीयर होएगा, तो हम एक चीज जो डायग्नोस करते हैं वो है आर्थ्रोफाइब्रोसिस, मतलब कि स्टिफनेस कितनी है, टाइप ऑफ आर्थ्रोफाइब्रोसिस क्या है। अगर टाइप 1 है तो हम ज्यादातर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ही करवाते हैं पेशेंट की, लेकिन अगर टाइप 2 है तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइप 3 और टाइप 4 है तो हमें ऑपरेटिव मेथड्स पे ही जाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन जो पेशेंट की होगी वो अलग है, ठीक है। और अगर टाइप 1 आर्थ्रोफाइब्रोसिस है तो आसानी से ही एक्सरसाइजेज से और नॉन ऑपरेटिव मेथड से रिकवरी हो जाती है अच्छे से। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम जब भी ACL का टीयर होता है या फिर रिहेबिलिटेशन चल रही होती है, तो हम क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेज ही करवाते हैं पेशेंट को, जैसे कि स्क्वाट्स वगैरह होगी वही करवाते हैं, क्योंकि ये सेफर होती हैं ACL के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल मसल्स टुगेदर काम करते हैं और लेस स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ACL पे। लेकिन अगर ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज हम करवाएंगे तो ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा ACL पे और फॉरवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं हमारे टिबिया के, जो कि और इंक्रीज कर सकती है सिवियरिटी ऑफ ACL। इसके अलावा हम क्लोज चेन एक्सरसाइजेज करवाते हैं पेशेंट को, ताकि हैमस्ट्रिंग जो है वो अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके और प्रोटेक्ट कर सके ACL को। इसके बाद आता है हमारे पास सर्जरी। तो सर्जरी में हम पहले देखते हैं सर्जरी के गोल्स क्या होते हैं। तो गोल्स बेसिकली वही है कि रिस्टोर हो सके हमारी नी की रेंज ऑफ मोशन, और टेक्निक जो यूज करते हैं हम वो है आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर होता है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर जो है वो यूज होता है हमारी ACL की सर्जरी में। और जो इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट गोल होता है ACL रिकंस्ट्रक्शन का, वो है टू रिस्टोर नी स्टेबिलिटी बाय लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ टिबिया, मतलब कि टिबिया मूव ना होए ज्यादा, हम टिबिया की फॉरवर्ड मूवमेंट जो है लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो है पेन और स्वेलिंग, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है वो भी मैनेज नहीं हो पाते अच्छे से और वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें स्वेलिंग और पेन जो है उसे ही डिक्रीज करने की कोशिश करनी होती है। वो हम क्रायोथेरेपी और अलग अलग टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है, नॉन ऑपरेटिव मेथड्स में देखा था, जैसे उन्हीं तरीकों से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेंस वगैरह, IFT वगैरह, ताकि पेन वगैरह थोड़ी डिक्रीज हो सके। इसके बाद जैसे ही सर्जरी हो गई तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट है वो ओवरनाइट स्टे करता है इन द हॉस्पिटल, और जो थेरेपिस्ट वगैरह हैं वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं पेन को, ठीक है। और पेशेंट जो है वो स्टोकिंग्स वगैरह पहन सकता है और कंप्रेशन डिवाइसेस यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब कि थेरेपिस्ट जो है कंप्रेशन डिवाइसेस और स्टोकिंग्स वगैरह देता है पेशेंट को, ताकि पेन और स्वेलिंग डिक्रीज हो सके। इसके बाद पेशेंट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू बेड रेस्ट, और बाथरूम वगैरह जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम पेशेंट को बोलते हैं कि बेड रेस्ट फॉलो करे, ठीक है। इसके अलावा कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन, वो हम यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो हम दोबारा से रीगेन कर सकें, ठीक है। और प्रिवेंट करते हैं हम इसमें भी स्वेलिंग और पेन जितना कम हो सके, ठीक है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग है और पेन है तो हम उसे डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को नी एक्सटेंशन और लेग
कंट्रोल एक्सरसाइजेस करवाते हैं जैसे कि हम पहले करवा रहे थे नॉन ऑपरेटिव मेथड में, ठीक है। और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम स्टार्ट करवाते हैं एक्सटेंशन और लेग कंट्रोल, और ये एटलीस्ट हम 4 टाइम्स करवाते हैं पर डे, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि टावल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एक्टिव हील लिफ्ट, ठीक है। नी एक्सटेंशन डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वाड सेट्स एंड स्ट्रेट लेग राइजिंग टू प्रिवेंट पटेलर टेंडन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अलग अलग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि आइसोमेट्रिक्स, वो हम करवाते हैं। इसके अलावा हील स्लाइडिंग, ठीक है, हील टू शिन स्लाइडिंग, वो सब हम करवाते हैं। इसके अलावा वॉल स्लाइडिंग वो करवाते हैं। ये अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है कि पेशेंट की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, ठीक है। ये मैं जनरली बता रहा हूँ भाई, ये चीजें हम यूज करते हैं, ये एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं, और ये सब पेशेंट में यूज होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम कब ये करवाएंगे ऑन द कंडीशन, ठीक है। जो भी जिस तरह की भी कंडीशन होगी पेशेंट की उसी पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा हम जैसे ही एक्सटेंशन हमारी इंप्रूव होगी, एक्सटेंशन हमने मैक्सिमल कर ली, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जेंटल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, और ये ज्यादातर हम ट्वाइस अ डे करवाते हैं, ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया हील स्लाइडिंग, वॉल स्लाइडिंग, ठीक है, टू रीगेन फ्लेक्शन है, ठीक है, नी की फ्लेक्शन अच्छे से इंप्रूव हो सके, इसीलिए हम ये सब करवाते हैं, ठीक है। और अगर ये सब एक्सरसाइजेस के बीच में एक्सटेंशन हमारी अच्छे से नहीं हो पा रही, एक्सटेंशन लॉस्ट हो गई, ठीक है, तो हम जो है फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर देते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया था नॉन ऑपरेटिव मेथड्स में। इसके अलावा धीरे धीरे जो पेशेंट है वो डेली एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अच्छे से करने लग जाएगा तो हम नॉर्मल एक्टिविटीज पे पेशेंट को डालने लग जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारा फोकस क्या रहेगा कि जो नॉर्मल गेट पैटर्न है वो अचीव हो सके और करेक्ट स्टैंडिंग हैबिट्स अचीव कर सके पेशेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांसेस होते हैं और पोस्चर जो है वो भी खराब हो सकता है ACL की टेयर की वजह से। तो हमें करेक्ट स्टैंडिंग हैबिट्स और गेट पैटर्न अच्छे से सिखाते हैं पेशेंट को। और अगर हम पहले से ही प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ही पेशेंट को ये सब चीजें करेक्ट टेक्निक्स वगैरह सिखा देंगे पेशेंट को, तो पोस्ट ऑपरेटिव में ये आसान हो जाएगा पेशेंट को अचीव करने में, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी रिहेबिलिटेशन आगे आगे बढ़ती जाएगी तो हम धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग वगैरह भी शुरू कर देंगे, जैसे कि हिप की स्ट्रेंथनिंग करवाने लग जाएंगे, जिससे कि साइड होप्स करवाएंगे, लंजेस करवाएंगे, आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे। फिर धीरे धीरे हम क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे जैसे कि स्क्वाट्स वगैरह। और एक बार अच्छे से पेशेंट रिकवर हो जाता है तो हम फोकस करते हैं ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस पे भी, लेकिन ये बहुत ही देर के बाद हम शुरू करते हैं, एकदम शुरू नहीं करते हम ओपन काइनेटिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है ACL पे।